बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 न्यू सिलेबस, जैसा कि आपको मालूम है, मार्केट में आ चुका है। न्यू सिलेबस की न्यू बुक फिजिक्स 2025 के पहले चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स के टॉपिक 1.5 के पार्ट 2 की तरफ बढ़ेंगे, जिसका उन्वान है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। और हम सीखेंगे कि किस तरह माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को यूज करते हुए हम वर्नियर कैलिपर की बनिस्बत ज्यादा बेहतर मेजरमेंट्स ले सकते हैं। In this topic, you will be able to learn about। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्क्रू गेज होता क्या है, हमें स्क्रू गेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसा कि आपको बताया है, ये वर्नियर कैलिपर की निस्बत ज़्यादा बेहतर और एक्यूरेट पैमाइशें ले सकता है। इसके बाद हम इसके कंस्ट्रक्शन को स्टडी करेंगे, जिसमें हम इसके वेरियस पार्ट्स को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे ये काम करता है। फिर हम इसकी वर्किंग को स्टडी करेंगे। एट द एंड हम देखेंगे कि ज़ीरो एरर क्या है और मेजरमेंट्स में हमने ज़ीरो करेक्शंस को कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर लेंथ, थिकनेस एंड डायामीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट्स लीस्ट काउंट इज 0.01 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर से इसका मुवाजना करवाएं तो जैसे वर्नियर कैलिपर लंबाई, थिकनेस और डाया मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसी तरह स्क्रू गेज भी हमारे पास लेंथ, थिकनेस और डाया मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फ़र्क इसमें ये है कि वर्नियर कैलिपर की निस्बत स्क्रू गेज ज़्यादा एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट है। ये ज़्यादा रिलायबल और बेहतर एक्यूरेसी रखता है। जैसे कि नाम से जाहिर है, स्क्रू गेज स्क्रू और नट के असूल के ऊपर काम करता है। तस्वीर पर ज़रा गौर करें तो ये हमारे पास एक यू शेप्ड मेटल फ्रेम की शक्ल में मौजूद होता है, जिसके एक एंड पर स्टड और दूसरे एंड पे स्पिंडल मौजूद होता है। स्टड अपनी जगह पर फिक्स रहता है, स्पिंडल राइट और लेफ्ट मूव करता है जैसे ही हम स्क्रू गेज को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाते हैं, ताकि हम अपनी मेजरमेंट को आसान अंदाज में कैलकुलेट कर सकें। मजीद आगे बढ़ें तो वर्नियर कैलिपर की तरह ही स्क्रू गेज में भी हमारे पास दो स्केल्स हैं, जिनका नाम मेन स्केल और सर्कुलर स्केल है। सर्कुलर स्केल पे, लैब बेस्ड सर्कुलर स्केल पे नॉर्मली 50 या 100 तक दर्जे दर्ज होते हैं। कुछ आगे बढ़ें तो इसके एंड पे एक रैचेट मौजूद है, जो कि एडजस्टमेंट स्क्रू है, जिसकी मदद से हमें सैंपल को बेहतर तरीके से होल्ड करने में मदद मिलती है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही हम थिम्बल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं, तो आपका स्पिंडल 1 मिलीमीटर आगे या पीछे हरकत करेगा, जिसे पिच ऑफ स्क्रू गेज का नाम दिया गया है। डेफिनेशन पर तवज्जो दें। पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव स्पिंडल्स। दो चूड़ियों के दरमियानी फासला, जो कि 1 मिलीमीटर होता है, स्क्रू गेज की पिच कहलाती है। जैसे ही हम इसको एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं, तो आपकी जो चूड़ी है वो 1 मिलीमीटर आगे या पीछे की तरफ हरकत करती है, जिसे इसका पिच कहा गया है। अब हम सीखेंगे लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज के बारे में। The smallest deviation which can be taken
with the help of screw gauge is called the least count of screw gauge। वो छोटी से छोटी रीडिंग जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप एक्यूरेटली मेजर कर सकें, वो उसका लीस्ट काउंट कहलाती है। मैथमेटिकली इसको स्टडी करें तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट निकालने का फार्मूला है पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। नॉर्मली लैब बेस्ड स्क्रू गेजेस में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल 50 या 100 होती हैं। तो 100 के केस में मैंने आपके सामने कैलकुलेशन परफॉर्म की है। पिच ऑफ स्क्रू गेज जो कि अभी आपको बताया था कि 2 चूड़ियों का 2 स्पिंडल्स का दरमियानी फासला होता है। तो पिच को डिवाइड करेंगे 100 से, तो 1 मिलीमीटर को जब मैंने 100 से डिवाइड किया तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज मुझे मालूम पड़ा कि 0.01 मिलीमीटर है। इसी को हम अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये वैल्यू कुछ आएगी 0.001 सेंटीमीटर। ये दोनों वैल्यूज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप तमाम बच्चों को याद रखना जरूरी है। वर्किंग ऑफ स्क्रू गेज स्टार्ट करने से पहले आपको देखना होगा कि आपके इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर तो नहीं है। कैलकुलेशन से पहले आपको जीरो एरर कैलकुलेट करना मस्ट होता है। If zero of the main scale coincides with the circular scale, then zero error is zero। अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर मौजूद नहीं है तो आप अपनी मेजरमेंट्स ले सकते हैं। अदरवाइज आपको जीरो एरर निकालना पड़ेगा और जीरो करेक्शंस को अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम सीखेंगे कि पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है। If zero of the circular scale lies behind the index line, then zero error will be positive। जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है कि सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से थोड़ा सा 2 पॉइंट्स, अगर हम टू बी एग्जैक्ट देखें तो ये 2 पॉइंट्स पीछे रह गया है। तो इस केस में हमारे पास इसका जीरो एरर पॉजिटिव होगा। नेगेटिव जीरो एरर, जैसा कि फिगर नंबर सी में दिखाया गया है कि सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से 4 पॉइंट्स आगे निकल गया है। तो इस केस में हमारा जीरो एरर नेगेटिव होगा। जैसा कि डेफिनेशन में हमें बताया गया है, इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल क्रॉसेस द इंडेक्स लाइन देन जीरो एरर विल बी नेगेटिव। जब भी आपके पास जीरो एरर निकलेगा किसी मेजरमेंट में तो आपको नेसेसरी कैलकुलेशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी। जीरो करेक्शंस जैसा कि आपको मालूम है नेगेटिव ऑफ जीरो एरर है। तो ये आपको निकालने का तरीकेकार ये है कि आपकी जो भी रीडिंग मेन स्केल से ऊपर जा रही है, आगे निकल रही है या पीछे रह रही है, उसको आपको उसकी लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको अगर आपका ज़ीरो एरर पॉजिटिव है तो आपको वो वैल्यू आपकी मेजरमेंट में से माइनस करनी पड़ेगी, और अगर आपका ज़ीरो एरर नेगेटिव है तो इसी मेजरमेंट को, इसी वैल्यू को जो आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके निकाली है, तो वो उसमें एंडिंग रिजल्ट में आपको ऐड करनी पड़ेगी। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।